गंभीर इस वक्त देखने को मिल रहा है। और चलिए एक बार फिर से बात कर लेते हैं नेपाल की, और नेपाल में कैसे तबाही आई, आइए आपको उसके भी कारण बता देते हैं। नंबर एक कारण जो माना जा रहा है वो ये कि ग्लेशियर टूटा, ग्लेशियर से भारी मात्रा में बर्फ गिरा और बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े नदी में गिरे। नंबर दो यानी एक वजह जो मानी जा रही है वो ये कि नदी का बहाव रुका, ग्लेशियर से गिरे मलबे से नदी का बहाव रुक गया और पानी का बहाव रुकने से झील बन गई और इसके बाद एकदम से पानी का सैलाब देखने को मिला है। नंबर तीन यानी कि तीसरा कारण जो माना जा रहा है वो ये कि रास्ता बंद होने से पानी पीछे की तरफ जमा हुआ और झील का जलस्तर तेजी से बढ़ा। नंबर चार ये कि दबाव से रुकावट हटी, झील में पानी बढ़ने से दबाव बढ़ा और मलबे की रुकावट टूटकर हट गई। नंबर पांच जो पांचवा कारण है वो ये माना जा रहा है कि झील टूटने से बाढ़ आ गई। झील टूटते ही लहेंदे नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ने लगा, मोटे कोशी और फिर त्रिशूल नदी में बाढ़ आ गई। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। जयधर गुप्ता जी, आप क्या कारण मान रहे हैं? आपने एनालिसिस किया होगा, आपने इस घटना को देखा होगा जो त्रासदी इस वक्त नेपाल में आई है। अलग अलग कारण इसके माने जा रहे हैं, लेकिन प्रमुख वजह इसकी क्या सामने आई है? क्या वाकई में ग्लेशियर फटना ही एक वजह है या फिर कोई और वजह भी हो सकती है? देखिए, ये लगता तो बिल्कुल ग्लेशियर फटने की वजह से ही है, पर जो कारण आपने नहीं बोला है वो मैं बोलना चाहता हूँ। जो हम क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं कि जो ग्लेशियर हैं या जो बर्फीले पहाड़ हैं वो एक एक्सेलरेटेड जो तेज़ी से जो पिघल रहे हैं वो सबसे बड़ा रीज़न है। और जैसे जैसे हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉसिल फ्यूल के ज़्यादा तेल, कोयला, गैस, ऐसी चीज़ों का यूटिलाइजेशन से जो इसेमॉड ने भी स्टडी करी है, जो PM 2.5 जो ये काले पार्टिकल्स हैं हवा में जो बढ़ते जा रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से, ये काले पार्टिकल्स हमारे स्नो कैप माउंटेन्स, ग्लेशियर्स पे बैठते हैं और वो और तेज़ी से पिघलते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ एक तो अपस्ट्रीम है कि ये ग्लेशियर मतलब ये टूट क्यों रहा है ग्लेशियर, तो इसलिए टूट रहा है कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़्यादा तेज़ी से ये चीज़ें पिघल रही हैं, हमारे पे सारी बर्फ़ और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि नीचे जहाँ पर आबादी है, हमारी बहुत स्ट्रिक्ट कोस्टल रेगुलेशंस हैं जो आबादी के बढ़ने से, रेगुलेशन के फॉलो होने से वो फॉलो नहीं होती हैं कोस्टल रेगुलेशंस। मैं नेपाल और चीन के बारे में तो नहीं बोल सकता, पर अपने भारत के बारे में बोल सकता हूँ। पिछले साल भी उत्तरकाशी में ऐसा हुआ था कि क्लाउड बर्स्ट की वजह से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो कोस्टल रेगुलेशंस अगर हमारी सरकार फॉलो नहीं करेगी कि जो सूखी नदी है उसके 30 मीटर उसके एज से आप कुछ मकान, कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते, और अगर पूरे साल बहने वाली नदी है उससे 100 मीटर पे आप नहीं कर सकते। आप आज भी गंगा के मतलब दोनों तरफ जाएंगे, ऋषिकेश में, हरिद्वार में, ये रेगुलेशन छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, मतलब कोई बड़े बड़े होटल भी हैं, सब ये रेगुलेशन तोड़ रहे हैं। तो मतलब ये तो एक डेवलपमेंट या अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट के हम करेंगे तो घटनाएं और मृत्यु बढ़ते ही जाएंगी, क्योंकि ये सारे इको सेंसिटिव जोन्स हैं। आप नेचर का जो एक फोर्स है, एक नेचर की जो एनर्जी है, उसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और डेवलपमेंट के नाम पे मतलब ये तो एक तरह का सुसाइड है। बिल्कुल। देखिए, क्योंकि इसके पीछे एक वजह ये भी मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं जो शुरुआती अलार्मिंग होती है वो मजबूत नहीं था, जिस वजह से भी एक बहुत बड़ी त्रासदी नेपाल में देखने को मिली है। अशोक अधिकारी जी, जरा आप ये समझाइए, क्या नेपाल में शुरुआती अलार्मिंग यानी कि कोई भी बड़ी त्रासदी आती है उससे पहले यानी कि उन हादसों से निपटने को लेकर क्या कोई प्रबंध वहां पर नहीं है जिस वजह से ये हालात वहां पर देखने को मिले? इस बार थोड़ा कम्युनिकेशन सिस्टम में ये
मिस लीड हुआ और विशेष रूप से चाइना गवर्नमेंट चाइना के जो संयंत्र है जो सीमावर्ती इलाका में रहता है उनको पता था कि ऐसे बाढ़ का चपेट में ये इलाका आ रहा है। इससे 3 साल पहले जो रोंगसी काउंटी के रोंगसी नदी में जब बाढ़ आया था, जो सिन्धुपाल्चोक नेपाल के सिन्धुपाल्चोक जो पड़ोसी जिला है धादिङ और रसुआ का, उसमें रोंगसी काउंटी से रोंगसी खोला में जब बाढ़ आया था तो चीनिया प्रशासन ने तुरंत नेपाल गवर्नमेंट को सूचित किया और उसमें बहुत बड़ी हादसा नहीं हुआ था। तुरंत उस एक सिस्टम को सूचना संयंत्र को एक्टिव करने के बाद सारे जो प्रभावित इलाका है वहां से स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थान में ले जाया गया था। लेकिन इस बार थोड़ा ये दो देश को के सीमा क्षेत्र को जो प्रशासनिक निकाय है, दो देशों के जो प्रशासनिक संयंत्र है, वो संयंत्र में थोड़ा कम्युनिकेशन नहीं हुआ। इसकी वजह से भी इतना कई खामियां, कई देखिए यहाँ पर जो आप बता रहे कम्युनिकेशन फेलियर और अर्ली वार्निंग भी एक बहुत बड़ी वजह मानी जा रही, जिस वजह से ये स्थिति देखने को मिली है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए।